लेकिन वो गजल बड़ी पॉपुलर हुई। 50-52 से रिकॉर्ड हुई और 55, 56, 57 में वो बहुत बुरी लगने लगी मुझे। अच्छा। कि उसमें सारे नक्श तो थे ही, वो नक्श मुझे सामने आ खड़े हो गए। जिस नक्श को मैं दूर करना चाहता था शुरू से, अब तक मैं उस पर रियाज कर रहा हूँ। वो दूर नहीं हो पाता? वो हो गया काफी, अब रुपए में कुछ 14 आने खत्म हो गया है वो। लेकिन अभी है अब मेरे हिसाब से लोग नहीं पकड़ पाते हैं। तो 14 आने जिसमें है यानी वो नक्श क्या है? आवाज में वाइब्रेशन आ जाते, सुर पे नहीं रहते कायम। आवाज में अगर वाइब्रेशन आ गया, वाइब्रेशन का गाना जो है वो मैं उसको सुरीला गाना नहीं कहता, इसलिए कि वाइब्रेशन जो है वो सबसे बड़ी निशानी है ये उस आदमी की, उस गले की कि जो बेसुरा है और वो सुर में लगे। मालूम होगा कि हाँ बड़ा सुर में गा रहा है, लेकिन उसको कहे मियाँ वाइब्रेशन को खत्म करके खड़े नोट लगाओ। उसको हमारी मौसीकी के हिसाब से 2 बरन कहते हैं, एक तुम्बी बरन, एक डांड बरन। तुम्बी बरन का जो गाना है वो तरे ना वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन जो है ये नहीं होना चाहिए। तुम आए हो न शबे इंतजार गुजरे है। ये सीधा नोट। दारा ये है डांड बरन। तो इस तरह यानी मेरी कोशिश अब तक ये है कि पूरा का पूरा मैं खड़े नोटों में गाऊं। तो अब गाता हूँ, अल्लाह की मेहरबानी है कि रुपए में 14 आने में करीब आ गया हूँ, 14 आने तक गा रहा हूँ। इसकी ताजा तरीन कोई मिसाल है? तकरीबन जो गाने में गाता हूँ उसमें तकरीबन सुरों पे ठहरता हूँ। वो एक फिल्मी भी गाना गाया है, ए हमीद साहब ने बहुत अच्छा बनाया वो गाना, फिल्म गरनाता का। मैं हूँ यहाँ तू है वहाँ, है दरमियाँ ये फासले ये वादियाँ। मैं हूँ यहाँ तू है वहाँ, तू है वहाँ। वाह, खूब। इसमें सांस की खपत है और ये इस किस्म के गाने मुश्किल पड़ते हैं गाने। अब ये सन अगर 54-55 में मैं गाता तो नहीं गा सकता था। उस वक्त मुझे कंट्रोल नहीं था अपनी आवाज पे कि मैं ये वाइब्रेशन को बिल्कुल खत्म कर दूं। तो अब ये है कि फिल्मी गानों में बहुत से लफ्ज ऐसे हैं कि वहाँ वाइब्रेशन देना बड़ा जरूरी होता है। प्यार से कोई एक्सप्रेशन कोई दिया है तो उस प्यार से कोई बात कह रहा हूँ तो वहाँ वाइब्रेशन से बात बनेगी, या रोने की कोई बात है तो उसमें वाइब्रेशन से बात बनेगी। लेकिन खड़े नोटों में फिर वो बात नहीं बनती, अब वो मिक्स करना पड़ता है। लेकिन तो ये तो ठीक है, लेकिन इतना कंट्रोल होना जरूरी है सिंगर के लिए कि जहाँ चाहे वाइब्रेशन दे, जहाँ चाहे न दे, खड़ा नोट लगा के गा जाए, वो मुश्किल पड़ता है। आपके ख्याल में और आपके दूसरे जो जमाने में गाने वाले हैं जी, उनमें ये सिफत कहाँ तक है? उनमें किसी हद तक अगर कोई चाहे 1-2 नोट खड़े कहलवाए जाए तो कह जाएंगे, लेकिन पूरा थ्रू आउट गाना नहीं गा सकते। अच्छा। हाँ, तो मैं अब इस सिलसिले में वैसे मोहम्मद रफी साहब की भी तारीफ करूंगा कि वो बाज नोटों को अटंग सुर जब लगाते हैं, लगाना पड़ता है उनको एक्सप्रेशन के लिहाज से, बहुत बहुत अच्छा लगाते हैं, सही लगाते हैं वो। फिल्मी गाने की हद की बता रहा हूँ। हमारे यहाँ भी हैं सिंगर, हमारे यहाँ मुस्लिम मैडम बहुत से गाने हैं, उसमें अगर उसको खड़ा नोट लगाना पड़े तो बिल्कुल सच्चा लगा जाती है वो, बिल्कुल सच्चा। तो ये खैर आर्टिस्ट के लिए तो ऊंचाई की बात है कि इतना रियाज होने के बाद। और गजल गाने वालों में जो गैर फिल्म गजल, हाँ, उनमें मेरा ख्याल है कि इस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया है। अच्छा। कि अटल सुर का लगाना कितनी ऊंची बात है, वो अहमियत नहीं देते, वो समझते हैं कि नहीं फजूल बात है।
वाइब्रेशन लगाते हैं उसमें देकर, तो वो कहते हैं वो अच्छा, वो तो लाजमी अच्छा लगेगा हर आदमी को, अपने को भी लगता है। लेकिन वाइब्रेशन को निकाल दिया जाए, अटन सुर लगा लिए जाए तो अजीब गरीब तासुर बनता है। लेकिन वो फिर मुसीबत यह है कि वो खड़े नोट लगाना मुश्किल है, लगते नहीं है, इसलिए वो इधर ध्यान नहीं देते, और देते भी हैं तो कहते नहीं। तो इसमें क्या सिर्फ रियाजत की बात है या उस वक्त सूझ जाने की बात? नहीं, रियाज और दम, सांस, सांस का रियाज और गाने का रियाज। नीर भरन कैसे जाम, भरन कैसे जाम, भरन कैसे जाम, नीर भरन किस साल की बात है? आई थिंक 82। और बहुत शान से हमने उनको, सारे बड़े कलाकार भी थे, हमने कहा देखिए अब आपका गाना तो गाते फिर सभी लोग, हमने कहा फिर बाद में ये सब मेरे को बोले तलत अजीज, बोले मैं भी बनना चाहता हूँ। अब देख फॉलो तो सभी करते हैं, मेहंदी हसन की गजल के सारी दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान में आप उनके पहले गंडा बंदे शागिर्द हैं। क्योंकि लोगों को गंडा बंदे शागिर्द नहीं, आप शागिर्द हैं। शागिर्द थे बस, और क्या। और उनसे हमारी आशिकी तो बहुत जबरदस्त उनसे, बहुत, यानी रात को कभी कभी ऐसा भी रहा सर कि मैं क्या बताऊं, वो 4 बजे वो तो ऐसे ही थे, बड़े कमाल के आदमी थे। अगर उनका, और उनका काम यही था, बाजा खुल जाए बस आदमी को 24 आवर्स गाना चाहिए उनको। तब ने ये जाके ये ऐसी थोड़ी आवाज में इतनी रोशनी है अखिलेश जी, मैं क्या बताऊं, माय गॉडनेस। खाली यूं लगा दे, खाली यूं बैठे बैठे आकार लग बात ऐसी हो रही। मैं काश में पागल कर दे आदमी, और हमको तरकीब बताई कि ऐसा कभी मौका है तो आवाज को टिकाना कैसे। दुश्मनी किसी से तेरी दोस्ती से पहले, अब ये उनके खटके नीचे ऐसी आवाज बोलती थी जैसे कोई गोला हो, तो बहुत कुछ दे गया है लोगों को, ऐसे ही बताऊँ आपको। देखिए तान मारना, तैयारी करना, वो एक आपका अमल है, आपका रियाज है। जैसे आप जैसे दर्दी लोग जो कितनी बारीकी को समझ रहे हैं आप अखिलेश जी, तो ये नहीं कि पंजाब में जो कृष्ण मत गाते हैं ये कलामतों का, ये इधर का राजस्थान का रेगिस्तान का रंग है। क्यों कि अक्सर लोग 2-2, 4-4 साल चले जाते थे घर को छोड़ के, तो ये उस तरह का जो रंग है वो बहुत ही खतरनाक रंग, और खान साहब ने उसको बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल किया। मेदिन साहब ने इसके लिए एक और टर्म का यूज किया है कि गाने में 2 वरण होते हैं, एक तुम्बी वरण और एक डांड वरण। जी, तो डांड वरण वो है जो ध्रुपद से आपने ध्रुपद की है, जो एग्जैक्टली बिल्कुल सपाट लगता है, सपाट जो खड़ा है, बिल्कुल सीधा लगता है। राइट। अब जैसे सारंग है, रमा पनी तेरे रे रे तना 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 तेरे रे रे तेरे तो ये जो आप जो वो देख रहे हैं गाय के, हम हैं मुश्ताक
ये जो जाने का तरीका, आज वो या इलाही ये माजरा क्या है, दिल ना बेटा रात कतन तिन। हाँ अभी अंकुर पर दे दे क्या तो इस तरह गजल नहीं गाई जा सकती। दिल ना गम तुझे हुआ क्या है, दिल ना गम। रे बाबा रे बाबा रे बाबा नी सा नी सा नी बा मा बा मा रे मारे नी रे सा दिल ना गम। ये ट्रेनिंग हुआ करती थी कि आप इसमें सरगम भी अगर कर रहे हैं, नॉनतम भी कर रहे हैं, ये क्लांतों की ट्रेनिंग है। देखिए दूसरे घराने में जरा कम है ये। हाँ इसलिए ये घराने की एक आने वाली पीढ़ी, और अगर मौका मिला आप जैसे लोग हैं तो उनको आने वाली पीढ़ी को ये रंग बताया जाए। महाराजा आपके लिए भी है। अब कहाँ जाने अपन? गाम बदनी जानी जानी बदनी गई जो ओ जिथन नैना से सारी रहने मारा जी मीठा बाबू यारी ताकदाने करने जागी गई दोसा महाराजा, जागी गई दोसा ओ जिथन पंखी सारी रैन मारा मीठा मारो जागी। अगर तू इत्तेफाक मिल भी जाए, तेरी फुरकत के सदमे हम न होंगे, तेरी फुरकत के सदमे हम न होंगे, तेरी महफिल तेरी महफिल मिले क्यों हम न होंगे, मोहब्बत चले होंगे हम न होंगे। मुझे पहली बार ऐसा लगा कि राजस्थान का जो गजलों पे असर है और जो उसका कंट्रीब्यूशन है जी 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 गजल की विधा को, वो शायद दर्शकों को आज बहुत साफ की तरफ नहीं, लेकिन मैं आपसे एक इल्तिजा करूंगा कि आप जैसे देखिए ये किसको कौन उसको जबान पर लाए, कौन उसको जबान पर लाए जिसके सोचे से आंख भर आए। फरद साहब का शेर है कि कौन उसको जबान पर लाए जिसके सोचे से आंख भर आए। तो ये आप जैसे लोगों को हैट्स ऑफ टू यू कि आपने इसका बीड़ा उठाया कि नहीं,
वो किधर भी, अगर वो कीट्स कहीं भी पैदा हुआ हो, उसकी पोइट्री तो बहुत कमाल है ना। तो मेडिसन है तो राजस्थान की देन यार। नहीं नहीं, कहीं के हों मेरे हाँ। मेरे लिए शायद उतने ही जरूरी हैं जितने माँ बाप भाई बहन। वाह, बिल्कुल बहुत और अच्छी। मैं उनको बाबूजी कहता था, और वो भी शायद मुझे उन्होंने बिल्कुल उतनी जगह दी जितनी वाह। उन्होंने बाकी बेटों को जगह दी। वाह 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 वाह। दिल में अब यूं तेरे हुए हम आते हैं। ये यूपी का गाना है ना, आप सुनते रहते हैं। जरना दी, उन्होंने भी इसको कैसे किया। करछे रब में हिजर से जाऊं गुजरी है, करछे रब में हिजर से जाऊं गुजरी है, फिर भी जो दिल पे गुजरनी गुजरी है। ये तो इसका हाथ पकड़ने का ये मुश्किल काम है। उस रंग में, इस रंग में, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये नहीं कह रहा मैं। एनीवे, मुझे कोई शिकायत नहीं उनसे, लेकिन कैसे आपके दिमाग में मेरे जहन में ये आया कि मैंने कहा ये गायकी यार एक अलग स्कूल है, एक अलग घराना है। अलग घराना है, और ये स्कूल तो मेरे ख्याल इससे खूबसूरत कोई स्कूल ही नहीं है। और ये अगर लोगों तक, ये मान लो, देखिए मौत जिंदगी तो हर एक ने आनी है। मैंने कहा ये बीड़ा ये आगे कैसे बढ़ेगा। उस वक्त मैंने सोचा था कि यार खान साहब की नाम से मेहंदी हसन, इससे बड़ी है क्या बात हो। लोगों ने बड़ा कहा, मैंने ये छपा, मैंने कार्ड छपा, ये किया, वो किया। और बॉम्बे में मैंने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा भी किया, कुछ लोगों को सिखाना भी शुरू किया। और लोग जो अब दोबारा जब मुलाकात होगी आपके, तो एक दो लोग जो उस वक्त सीखे थे, वो कैसा गजल गाते हैं अभी भी। वो दिल नवाज है लेकिन नजर शनाज नहीं, ऐसा गा के सुना दें कि प्रोफेशनल आदमी भी नहीं गा सके। बहुत वो है मेरे पास, बड़े खुश हुए थे कि लगे यार बहुत अच्छे थे माशाल्लाह, उधर भी करेंगे। तो उस वक्त तो क्या था कि उनका गाना इतना पावरफुल, सर चढ़ के बोलता लोग। आज भी वैसे ही गाना तो वैसे ही है, हाँ, वो नहीं है तो क्या, उनका गाना तो जिंदा ही है। आप मुझे बताइए, मेहंदी हसन से बच के कौन सा सिंगर जाता है? कोई नहीं जाता। पहले गजल होती थी 3 मिनट की, हाँ, 78 आरपीएम रिकॉर्ड उतना ही उसको और ना होता, और उसके अंदर थोड़ी देर म्यूजिक होता था, जी। और उसके बाद फिर मुखड़ा आ गया। जब मेहंदी साहब ने इसके ऊपर सोचा, बहुत गौर किया उन्होंने, क्योंकि गाते तो क्लासिकल थे। उनका कि भाई अब मैं इस मुखड़े को, अब उन्होंने उसमें जो रंग भरना शुरू किया, वो गजल क्यों उसकी यूनिक, उनकी गजल क्यों हुई, क्यों इस कदर पुख्ता कि वाकई ये ही गजल है, ऐसा ठप्पा लग गया। यानी गजल इसी को कहते हैं, हाँ? वो इसलिए हुआ सर कि आप देखें कौन सी, हर गजल में जितनी बार वो गाया है उन्होंने, हर बार आमद जो है, उसके अंदर जो आमद, जो क्लासिकल का जो उन्होंने घुमाव उसमें इस्तेमाल किया, इससे पहले किसी ने ऐसा नहीं किया। उसका रीजन यही है क्योंकि उन्होंने क्लासिकल बेस का सहारा लिया। क्लासिकल वाले गाते हैं ना, 1 घंटा तक ये होता है, उन्होंने उसको बहुत सुंदरता से जल्दी चुके राग तो खराब, बैरागी हो गया, हो भी चुके पहले ऐसे गजल नहीं गाई जा सकती। हाँ, पहले कारण आपको मालूम है, जो लफ्ज कह रहा है, जो राग कह रहा है, उससे ज्यादा बढ़िया मेल तो हो ही नहीं सकता कोई। वो दोनों मेल को उन्होंने लोगों के दिल तक उतार दिया राग के जरिए। लफ्ज को इतने, और किसी जगह उनके लफ्ज में खराबी नहीं आती है। कहाँ हिज्जे करना है, कहाँ डिवाइड करना है लफ्ज को,
ये उनकी कमाल थी। इसलिए उनके ये एक पूरी हिस्ट्री पे लगता है कि गजल ऐसे ही शायद गाई जाती होगी। पहले जैसे 3 मिनट में गजल खत्म हो जाती थी, मुखड़ा हो गया, ये हो गया। ये एक मेन उनका मकसद रहा कि क्लासिकल के साथ उन्होंने गजल गाई, क्योंकि वो मर ही नहीं सकती। बोल जितनी बार कहा, और दूसरी एक आवाज उनकी एक ऐसी अल्लाह ने दी कि वो जितनी बार कहें उतनी बार ही अच्छा लगता है। मुखड़ा वही है, लेकिन अगर उन्होंने 3 बार रिपीट किया तो मोहब्बत करने वाले कभी न होंगे, मोहब्बत तेरी महक दिल की ऐसी किसी ने गजल गाई, और ये क्लासिकल का भी बहुत बड़ी एक देन है। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ जी। कि मेदिन साहब की जो गाई गजलें हैं वो जो राग है उनकी नई बंदिशें हैं। हाँ, जैसे पहले बंदिशें होती थी कि फलाने साहब ने, फलाने संत ने ये बंदिश लिखी है। मेदिन साहब ने गजलों को रागों में ऐसा पिरोया कि ऐसा नई बंदिशें हो गई। नई बंदिशें। वाह, बड़े अच्छे मिसाल दिया, रिलीज बहुत अच्छा।